तो हम लोग टेम्पल पढ़ रहे हैं, टेम्पल मंदिरों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें से जो मैंने आपको बताया कि मंदिर की 3 शैलियां हैं। पहला क्या है? नागर शैली, दूसरा और तीसरा भेसर। ये 3 शैलियां मैंने आपको बताई। ये मंदिर की 3 शैलियां हैं। नागर है, इसके बाद फिर है द्रविड़ है, और इसके बाद फिर है भेसर। ये पूरे भारत की 3 शैलियां हैं। जितने भी मंदिर पूरे भारत में बनाए गए हैं उसमें 3 प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं, और तीनों की अपनी विशेषताएं अलग अलग है। नागर शैली का जो मंदिर है उत्तर भारत की शैली है, उत्तर भारत की, और द्रविड़ है दक्षिण भारत, और भेसर है दोनों को मिला करके, ठीक है ना, दोनों को मिला करके, यानी नागर शैली की कुछ विशेषताओं को लेकर के और द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताओं को मिला करके, दोनों को मिला करके शैली का निर्माण हुआ है भेसर शैली। तो ये मुख्यतः महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही ये शैली पाई जाती है। महाराष्ट्र कहाँ पे? महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसकी ये शैलियों का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है वह, कुछ मंदिर ऐसे भी उत्तर भारत में बनाए गए हैं जिस पर कि द्रविड़ शैली का असर दिखाई पड़ता है। ये सामान्य क्लासिफिकेशन है, दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर भारत में पूरा का पूरा नागर शैली का ही मंदिर बना हुआ। कुछ इसके अपवाद भी दिखाई पड़ते हैं। नागर शैली के मंदिरों को द्रविड़ शैली के अनुसार बनाया गया, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की शैलियां मंदिर निर्माण की मानी जाती हैं, जो कि व्यापक रूप से। अब इसमें से मैंने आपको बताया कि भारत में जो मंदिर के बनाने की जो परंपरा होती है मंदिर, तो यह माना जाता है कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के समय यह परंपरा, मंदिर निर्माण की परंपरा भारत में सबसे पहले शुरू होती है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या चंद्रगुप्त सेकंड के पहले भारत में मंदिर बनाने की परंपरा है कि नहीं है? तो इसको मैंने बताया कि मंदिर बनाने की परंपरा इसके पहले भी थी, लेकिन इसके लिए मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? देवालय। तो यानी देवालय शब्द ज्यादा प्राचीन है और मंदिर शब्द नया है। तो जो मैंने बताया कि हालांकि वेदों में न तो देवालय शब्द का विवरण नहीं मिलता है, ठीक है ना, लेकिन जो आपके यजुर्वेद है, यजुर्वेद के जो बाद का साहित्य है, महाभारत है, रामायण है, इसके बाद फिर आपका अर्थशास्त्र है, इसमें बहुत से पुराणों में मिलता है। इन ग्रंथों में हमको देवालय शब्द का विवरण हमको प्राप्त होता है, और इसका साक्ष्य लेकिन हमारे पास नहीं है। साक्ष्य इसलिए प्राप्त नहीं है क्योंकि जो अधिकतर मंदिर बनाए जाते थे वो लकड़ी के मंदिर बनाए जाते थे। अब लकड़ी का मंदिर बनाया जाता था, इसीलिए वह मेंटेन नहीं हो पाया, उसका हमको आज साक्ष्य प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का, लेकिन ये लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा इन चीजों को, ये इतना समझना जरूरी है। तो ये 2 पार्ट में पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है। गुप्त काल में, अब मंदिर शब्द की मैंने व्याख्या किया था, मंदिर का मतलब क्या होता है उसको मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। मंदिर शब्द मन से निकला हुआ है, ठीक है ना, बहुतों का नाम, और मनन से निकला हुआ है। और मंदिर शब्द मंद का मतलब होता है विश्राम करना, सुस्त हो जाना। तो विश्राम का मतलब होता है जो मंदिर में देवता होता है वह विश्राम की मुद्रा में बैठा रहता है, यानी उसके विश्राम करने का स्थान मंदिर है, इसीलिए उसको मंदिर कहा गया, ठीक है। इस प्रकार के अब हम आते हैं कि गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, कभी काल के सिविल में पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, बल्कि प्रश्न आप नोट करते जाइए कि मंदिर बनाने की परंपरा गुप्त काल में ही क्यों शुरू हुई, इसके पहले क्यों नहीं हुई? ये बड़ा प्रश्न है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप लिखिएगा, मतलब लिखते जाइएगा। Why the tradition of the construction of temple started in the first time in Gupta period? Why not before? कि गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की परंपरा क्यों शुरू हुई, इसके पहले क्यों नहीं हुई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है कि इसके पहले की परंपरा क्यों नहीं हुई। इसके 5-6 रीजन मैंने आपको बताया था कि गुप्त काल अपने जो हिंदू धर्म के रिवाइवल के लिए जाना जाता है। रिवाइवल का मतलब हो गया, इस समय वैष्णव धर्म और शैव धर्म का पुनरुत्थान होता है, और जब पुनरुत्थान हुआ तो भगवान विष्णु की उपासना बहुत तेजी से बढ़ी, और जब इसकी उपासना बढ़ी तो मूर्तियां बनाई जाने लगी। और उस समय जो इनका मुकाबला था वो था किससे? बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म दोनों एक दूसरे के कम्पीट कर रहे थे।
तो वैष्णव मतावलंबियों यानी हिंदू, उस समय ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का उसमें नाम नहीं था, उसमें ब्राह्मण धर्म कहा जाता था, ठीक है ना। हिंदू शब्द नया शब्द है, मैंने आपको बताया था। उस समय हिंदू धर्म का कहा जाता था, ब्राह्मण धर्म कहा जाता था, हिंदू धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण धर्म का रिवाइवल होता है और उनको ये लगा कि जैसे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं, विहार बनाया जाता है, स्तूप बनाया जाता है, और इनके बनाए जाने से इनकी लोकप्रियता बढ़ी, और उसी तरीके से अगर हम भी कुछ निर्माण ऐसा करें तो हमारे धर्म की लोकप्रियता बढ़ सकती है। इसका मतलब मंदिरों को बनाने की जो परंपरा शुरू हुई उसके पीछे बौद्ध धर्म एक कारण था, एक रीजन इसके पीछे था, ठीक है। तो इसीलिए, और ये परंपरा मैंने बताई कि इसका रिवाइवल क्यों होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले जो मंदिर बनाने की परंपरा जो शुरू होती है वो मध्य प्रदेश से होती है, एमपी से होती है। और मध्य प्रदेश में भी विदिशा एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है ना। विदिशा में ही सांची का स्तूप है, ठीक है। तो वहां पर उदयगिरी की गुफा है, और उस पहला जो मंदिर बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, गुफा में बनाया गया, ठीक है। तो जो पहला मंदिर बनाया गया वह उदयगिरी की गुफा में बनाया गया, उदयगिरी की गुफा में यह मंदिर बनाया गया। ये भारत में पहला मंदिर जो बनाया गया उदयगिरी की केव, इसे केव टेम्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, इसे गुफा मंदिर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गुफा मंदिर, या इसे केव टेम्पल कहा जाता है, ठीक है। ये केव टेम्पल हो गया, गुफा मंदिर। तो गुप्त काल में पहला मंदिर जो बनाया गया उसे केव टेम्पल कहा जाता है। पत्थर को, पहाड़ को काट दिया गया, और काटने के बाद जैसे छत दिख रही है ऐसे इसकी छत चपटी हुआ करती थी, कोई ऊपर पिरामिड नहीं हुआ करता था, नीचे अंदर जो है देवता की मूर्ति हुआ करती थी। कोई भी गुफा में से के प्रवेश द्वार से आता, इसकी पूरा पूजा करता, परिक्रमा करता, इसके बाद फिर निकल जाता। इसके बाद उन लोगों को ये लगा कि गुफा में मंदिर क्यों बनाया जाए, जैसा हमने गुफा में बनाए हैं वैसे क्यों ना हम बाहर मंदिर बनाए। तो समतल मैदानों पर भी मंदिर बनाने की परंपरा शुरू हुई। अब ये है समतल मैदान पर मंदिर बनाया गया, और ये जो समतल मैदान पर मंदिर बनाया गया उसमें पत्थर की ईंटों का प्रयोग किया गया है, पत्थर की ईंटों का प्रयोग, ठीक है ना। जो ईंट बना हुआ किसका है, पत्थर की ईंटों का मंदिर बना हुआ है। ऐसे 5 से 6 मंदिर प्राप्त होते हैं, और लेकिन इसकी जो छत होती है कैसी होती है, सपाट है। जैसे अभी मैं दिखा देता हूं आपको, ये सपाट मंदिर की परंपरा शुरू होती है। ऐसे 5 से 6 जो है सपाट छत वाले मंदिर ऐसे बनाए गए, सपाट छत वाले मंदिर ऐसे बनाए गए। इसके बाद फिर इन लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं, सपाट छत की क्या जरूरत है, क्यों ना ऊपर कुछ पिरामिड की तरह से ऊंचा बना दिया जाए। तो फिर जो पहला मंदिर बनाया गया जिसमें पिरामिड है, उस मंदिर का नाम क्या है, देवगढ़ का दशावतार। पक्का जानिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये मंदिर ऐसे बना हुआ है, और इस मंदिर के ऊपर जो है पहली बार ये प्रवेश द्वार है, और इसके ऊपर पहली बार ऐसे पिरामिड बना गया है, और इसकी छत, इसके ये वाला जो मंदिर बनाया गया है, क्या बोला, इसके बाद जो मंदिर है मैंने बताया कि पहले गुफा में बनाया गया, इसके बाद फिर समतल मैदान पर बनाया गया, और इसके बाद फिर जो बनाया गया वो पिरामिड वाला मंदिर बनाया गया, ठीक है। इसके अगली जो कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, वो मंदिर है कानपुर का बना हुआ, कानपुर देहात का भीतर गांव, ईंटों का बना हुआ भीतर गांव का मंदिर, ईंटों का बना हुआ भीतर गांव का मंदिर। ये मंदिर ईंट का बना हुआ, इससे यह सिद्ध होता है कि पहले मतलब, अब देखिए पत्थर का भी बना हुआ, ईंट का, लकड़ी का भी मंदिर पहले बनाए जाते थे। और इसके बाद जो अगली कड़ी जो बहुत अच्छा मंदिर माना जाता है वो है तेली का मंदिर, तेली का मंदिर। तो 3 मंदिर आपको लिखना है। पहला जो ऐसा मंदिर जिसमें कि ऊपर पिरामिड के आकार का होता था वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है ना। तो
ये हो गया आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये पहला मंदिर है जिसके ऊपर जो है ऐसे पिरामिड बनाया गया है। ये ललितपुर जिले में है, ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद अगला मैंने बताया कि भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर। ये भीतर गांव का मंदिर है, कानपुर देहात में है। ये है कानपुर देहात में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और यह मंदिर ईंटों का बना हुआ है, टेम्पल मेड ऑफ द ब्रिक्स, ईंटों का बना हुआ मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर ये अपने आप में माना जाता है, प्रारंभिक स्टाइल का है। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला मंदिर है वो है तेली का मंदिर। तेली का मंदिर ये है ग्वालियर में है, ग्वालियर के किले में है, ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला। यह भी मंदिर बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। क्यों माना जाता है मैं अभी इसको आपको दिखाऊंगा, भी बताऊंगा आपको। ठीक है। अब तेली का मंदिर जो बनाया गया करीब वो 1000 ईस्वी के पहले का बनाया गया है। और इसके बाद फिर जो सबसे क्लाइमेक्स नागर शैली का जो मंदिर पाया जाता है वो है आपका खजुराहो की मंदिर, खजुराहो की मंदिर। तो खजुराहो के मंदिर के डिस्कस मैं अलग से पीछे कर चुका हूं, लेकिन थोड़ी सी और डिस्कस मैं करूंगा अभी 2 मिनट। ठीक है ना। तेली का मंदिर दिखाने के पहले तेली के मंदिर के बारे में आपको कहूं, तेली का मंदिर क्यों है और बहुत ही माइलस्टोन माना जाता है। एक तेली का मंदिर क्यों इतना माइलस्टोन मैं बता रहा हूं कि जो तेली का मंदिर है एक बहुत बड़ा सेठ या व्यापारी हुआ करता था जो कि तेल का काम करता था, लेकिन कारोबार तो बहुत अमीर था, लेकिन उससे कोई लड़का या बेटा नहीं हुआ था। तो बहुत परेशान था कि लड़का नहीं, इतना धन संपत्ति लेके क्या करेंगे। ठीक है। तो एक कोई उस समय संत थे, उस संत के पास गया। उसने कहा कि बहुत बड़ी संपदा मेरे पास है, प्रॉपर्टी है, लेकिन बेकार है, कोई लड़का है नहीं मेरे पास। तो उन्होंने कुछ कहा ठीक है तुमको बेटा तो हो जाएगा, लेकिन एक शर्त मेरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको खाना खिलाना पड़ेगा अपने यहाँ। कहाँ गुरु जी, जब चलिए तब खाना खिला देते हैं। तो संत उनके पास गए तो सोने की थाली में जैसे होता है खाना खिलाया। दोनों लोग खाना खाने के लिए बैठे तो देखा कि जो व्यापारी बैठा हुआ था तो उसके घी रखा, कटोरी में घी रखा था, तो उसमें घी में जो है मक्खी गिर गई। तो वो देख मक्खी गिरी तो गिर के मर गई उसमें। तो उसने क्या किया कि मक्खी को निकाला और उसको ऐसे रगड़ा और मसलने के बाद जो घी है उसमें डाला, फिर मक्खी को फेंक दिया ऐसे। तो जो साधु वो भी देख रहे थे, तो उसने कहा कि बेटा तो होगा, लेकिन एक शर्त कहे। तो शर्त आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपको एक मंदिर बनवाना पड़ेगा और उस मंदिर में आप पानी का प्रयोग नहीं करोगे, सिर्फ घी का प्रयोग करोगे। अब घी से जो आदमी मक्खी को मसल करके घी निकाल देता है और जो उसमें से उसका रस निकला ना, उसने अपने जूते पर डाल दिया। ये नहीं कि उसने नहीं डाला, जूते पर रहेगा जूते। तो उसने कहा कि अब मंदिर तो बनाया, लेकिन इसमें घी मतलब कि तेल वो पानी नहीं पड़ेगा, घी का मंदिर। तो अब उसको तो करना ही करना था, क्योंकि इतनी बड़ी संपदा लेके क्या करेगा। तब उसने मंदिर बनवाया और इस मंदिर की जो नींव में पूरा का पूरा घी ही डाला गया है। टोटल घी पड़ा है, तेल पानी नहीं पड़ा है। आज भी जब वहां हीट गर्म ज्यादा होती है तो उसकी नींव से आज भी घी निकलता है, आज भी निकलता है। और यह मंदिर अपने आप में अच्छा, ये जो व्यापारी चूंकि था, इसका व्यापार पूरे भारत में फैला हुआ था, उत्तर भारत से दक्षिण भारत को। तो इस मंदिर को बनाने में उसने दक्षिण भारत के कलाकारों को भी बुलाया था। तो इस मंदिर पर द्रविड़ शैली की मंदिर शैली का असर हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई देता है मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है ना। तो ये है पूरा। आइए थोड़ा सा इसको मैं पहले स्क्रीन शॉट से मैं दिखा देता हूं जो यहां पर है। हाँ, एक मिनट। ये देखिए, पहले प्रारंभिक मंदिर मैंने आपको दिखाया कि ये प्रारंभिक मंदिर है, उस दिन दिखाया था मैंने आपको। ये प्रारंभिक मंदिर है जो आपको गुप्त काल के गुफा के बाहर वाले मंदिर हैं, ऐसे ही बनाए जाते थे। इसकी छत चपटी होती थी और इस प्रकार से चीजें मतलब होती थी। ठीक है ना। इसके अलावा
ये तो यही मंदिर है, इसको है? अच्छा, ये आपका है, ये हाँ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देखिए ये मंदिर की जो ऊपर का जो छत है ना, थोड़ा गिरी हुई है, उसमें एक्चुअली इसमें पिरामिड आकार का, मैंने आपको बताया था कि इस आकार का इसमें होता था, इस आकार का, ये ऐसे ऐसे बना हुआ था, ऐसे था, लेकिन इसका ऊपर का पोर्शन है ये। तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और भारत का पहला मंदिर है जिसमें कि पिरामिड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे चलते हैं। आपका ये हो गया तेली का मंदिर। तेली का मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है तेली का मंदिर, और इस मंदिर के नींव से आज भी घी निकलता है, इतना याद रखिएगा। यह ग्वालियर में है, ग्वालियर के किले में है। अब नागर शैली की विशेषता मैंने आपको बताई थी कि नागर शैली के मंदिरों की विशेषता क्या है। उसको ऊंचे फाउंडेशन पर बनाया जाता था, नीचे का ऊपर एक विशेषता मैंने अब आपको और भी बताई थी नागर शैली के मंदिर, कि नागर शैली के महत्वपूर्ण मंदिर जो इसके ऊपर का पिरामिड होता था ना, ऐसे पिरामिड, ऐसे ये जो पिरामिड का पोर्शन है यह जो है गोलाकार होता था, राउंडेड, जैसे हाथी की सूंड होती है ना, जैसे हाथी की सूंड होती है। तो इस मंदिर में, नागर शैली के मंदिरों में जो इसका ऐसे होता था, यह गोलाकार होता था, यानी राउंडेड होता था, राउंडेड ऐसे ये। और जो द्रविड़ शैली का मंदिर है उसमें पिरामिड के आकार का होता है। ये दोनों में अंतर है, आगे मैं बताऊं। नागर शैली का जो मंदिर का ऊपरी जो पिरामिड होता है ना, वो राउंडेड ऐसे ऐसे होता है, और जो द्रविड़ शैली का मंदिर होता है उसमें कैसा होता है, पिरामिड के आकार का, जैसे पिरामिड है ना उस आकार का। ये दोनों बहुत बेसिक डिफरेंस है। लेकिन चूंकि यह तेली का मंदिर कहाँ बना हुआ है, ग्वालियर के किले बना हुआ है, तो इसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, नागर शैली की होनी चाहिए। तो नीचे का जो ये मंदिर है, इसका जो यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रक्चर है, ये यहां तक, यह नागर शैली का की स्टाइल में बनाया गया है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में जब आप जाओगे तो वहां के जो मंदिर का स्ट्रक्चर इस तरीके से ऊपर नहीं है, ये जैसे ऐसे बना हुआ है। जैसे मीनाक्षी मंदिर को आप देखिए, तो मीनाक्षी मंदिर में पिरामिड नहीं बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो तेली का मंदिर एक उत्तर भारत का ऐसा मंदिर है जो कि प्रारंभिक दशा में ही इसमें दोनों शैलियों का मिश्रण इसमें दिखाई पड़ता है। यानी इसका ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, इसमें ये नहीं बनाया गया है, पहली बार इसमें ये एफर्ट किया गया। तो ऊपर की जो छत है ना, जैसे पटवा छत होती है, ऐसे ऐसे पट्टिका को लगा करके, या जैसे पत्थर घरों को के ऊपर छत के डालने के लिए जो है पटिया लगाई जाती है, पत्थर की जो स्लैब होती है ना, तो इसको पत्थर की स्लैब से इसको बंद कर दिया गया है, ऐसे बंद किया गया। तो तेली का मंदिर अपने आप में बहुत ही माइलस्टोन टेम्पल माना जाता है। इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आसान नहीं है। ये बहुत ही, जब आप 10 किताब पढ़ोगे तो शायद आपको बहुत खोजते मिलेगा। ठीक है, ये हो गया तेली का मंदिर। अब हम नागर शैली का जो सबसे सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो है आपका क्या, नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है, कंदरिया महादेव का मंदिर। ये है कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि बहुत ही माइलस्टोन, पूरे विश्व में इसको जाना जाता है ये मंदिर। ये ठीक है, ये है कंदरिया महादेव का मंदिर। मैंने बताया कि ये मंदिर जो है 3 पार्टों में डिवाइडेड है। ये गर्भगृह इसे कहा जाता है, ये गर्भगृह है। ठीक है, ये जो सबसे ऊंचा है, देखिए इसको कहा जाता है कलश, जो सबसे ऊपर इसे कलश कहा जाता है। ये है कलश। और ये वाला पोर्शन है आमलक, ये जो गोला से घुमा है ना, ये देखिए, ये इसको आमलक कहा जाता है। ऊपर ये है कलश। अच्छा, अब इसमें लिखा है ये शिखर है। उरुश्रृंग ये शब्द है, उरुश्रृंग का मतलब ये हो गया कि जिस स्ट्रक्चर का मंदिर होता है, पूरा ऊपर का हिस्सा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखिए बने हुए हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, पूरे मंदिर का स्ट्रक्चर ही बना हुआ है ऐसे। इसको कहा जाता है उरुश्रृंग। उरु का मतलब छोटा होता है,
मतलब जो ऊर्व श्रृंग, मतलब पूरे मंदिर का पूरा एक छोटा फॉर्म, इसे कहा देखिए ये है, ये है, ये है, पूरे मंदिर के छोटे 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 पार्ट को इसको स्थापित किया, ये ऊर्व श्रृंग है। यानी जो ऊपर का शिखर है उसके छोटे छोटे शिखर जो होते हैं उसको ऊर्व श्रृंग कहा जाता है। ठीक है। अब ये है जगती। जगती का मतलब प्लेटफॉर्म, ये देखिए जगती, इसकी लेयर्स बनी हुई है, इसको जगती कहा जाता है, ये जगती है। ठीक है ना। अब ये, और इसके बाद फिर देखिए ये है प्रदक्षिणा पथ। ये जो मंदिर देख जाओ, यहां से एंट्री करेंगे ना, ये देखिए ये पूर्व दिशा में है, आप यहां से चढ़ेंगे ऐसे 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 ऐसे, ये पहला मंदिर हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा। अब यहाँ पे देवता के मंदिर स्थापित किया गया है, देवता का जो मूर्ति है यहाँ पर स्थापित किया गया। परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है इस मंदिर में। ठीक है ना। और ये मंदिर 3 पार्टों में डिवाइडेड है। मैंने कल बताया था, पहला गर्भगृह, दूसरा अंतराल। गर्भगृह के बाद आप देखेंगे ना, जिसमें सबसे ऊंचा जो श्रृंग है इसमें देवता की मूर्ति स्थापित की गई है। ये जो सबसे ऊंचा होगा उसमें देवता की, मुख्य देवता की, भगवान शिव की अगर है तो भगवान शिव की जो मूर्ति इसके गर्भगृह में स्थापित होगी, चाहे जिस भी देवता की होगी। ठीक है ना। अब इसके बीच अंतराल है, देवता के बीच में और इसके बीच में इसे अंतराल, देखेंगे स्पेस दिखाई पड़ेगा हल्का सा, ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, जब जाएंगे तब दिखाई पड़ेगा। अंतराल का मतलब गैप। इसके बाद तो फिर क्या है, दूसरा क्या है, महामंडप। महामंडप और इसके बाद तो फिर मंडप। ये है महा मतलब इससे छोटा है, फिर ये मंडप है, ये मंडप काल है। ठीक है ना। और ये मंडप से भी छोटा है अर्धमंडप। देखिए अर्धमंडप, अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और इसके बाद तो फिर गर्भगृह। इतने हिस्से मतलब नागर शैली के होते हैं। इसको लिख लीजिए, पार्ट यही तो पूछता है, अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह, ये इसका इतना सेक्शन जो है इसमें होता है। ठीक है ना। तो ये है अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और इसके बाद फिर गर्भगृह। ये इतने सेक्शन है इस पार्ट में बटा हुआ है, इतने सेक्शन में। और यह अपने आप में माइलस्टोन, इस मंदिर के पूरे मंदिर के जो है बाहरी और अंदर भागों में मूर्तियों से भरा पड़ा है। कंदरिया महादेव अपने आप में फाइनेस्ट स्पेसिफिक माना जाता है। ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ ऐसे लिखिएगा ना, पहले क्या हो गया, पहले अर्धमंडप, ठीक है, फिर क्या है मंडप, फिर क्या है महामंडप, इसके बाद फिर अंतराल, फिर इसके बाद गर्भगृह। इतने पार्ट हो गए जो कि आपके सामने। और इस मंदिर की बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि जब आप यहाँ पे खड़ा होकर देखेंगे तो आपको इसकी पताका दिखाई पड़ेगी, ऐसे एकदम 90 एंगल पर, इतना खूबसूरत दिखाई पड़ता है। ये यहाँ से लेकर के अगर आप इस लाइन खींचोगे ऐसे, और एक जो है 90 डिग्री का आपको एंगल दिखाई पड़ेगा, बहुत खूबसूरत, एकदम ऐसे चढ़ना पड़ता है मंदिर के। ये अपने आप में एक वास्तुकला का, अपने आप में आर्किटेक्चर का माइलस्टोन है हिंदुस्तान। ठीक है ना। और इस मंदिर के बाहरी दीवारों पर बहुत सी मूर्तियों को बनाया गया है, जिसमें कि हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियां हैं, जैन धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां हैं। इसके अलावा बहुत सी लौकिक मूर्तियां भी हैं। लौकिक मूर्तियां का मतलब कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो कि स्त्री पुरुष के प्रेम करते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना, जिसकी बहुत चर्चा होती है। और वहां पर आप बाकी आप लोग देख लीजिएगा जाकर के चीजों के बारे में, वो एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। ऐसे मूर्तियों को इसमें बहुत लोग कहते हैं कि मूर्तियों पर इसकी क्या जरूरत है लगने की, वो एक अलग बहस का विषय है। ठीक है ना। तो ये है पूरा का पूरा आपका कंदरिया महादेव के मंदिर के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। हो गया। इसके बाद फिर अगली, अच्छा, एक प्रकार का मंदिर होता है, उसे कहा जाता है पंचायतन स्टाइल के मंदिर। पंचायतन मंदिर थोड़ी छोटी सी है, 2 मिनट बताऊंगा मैं। पंचायतन मंदिर, पंचायतन मंदिर हाँ, मंदिरों की एक प्रकार है, इसे पंचायतन मंदिर कहा जाता है। अब पंचायतन मंदिर क्या है? पंचायतन मंदिर, इसके लिए ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए पूछा गया कि जो अभी अयोध्या का मंदिर बनाया गया वो भी पंचायतन स्टाइल का बनाया गया।
तो पंचायतन में 5 शब्द है, 5 आयतन, ठीक है ना, जिसमें कि 5 प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कंदरिया महादेव के मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये कौन सी शैली है? ये नागर शैली की ही एक विशेषता है। पंचायतन शैली एक नागर शैली की एक अलग विशेषता है, ठीक है ना। ये है नागर शैली का ही एक हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये मंदिर बना, सपोज कि ये मंदिर बना हुआ है, इसमें पहला इसका हो गया गर्भगृह हो गया, दूसरा क्या हो गया बोलिए अंतराल, इसके बाद फिर महामंडप, फिर इसके बाद फिर मंडप, फिर इसके बाद अर्धमंडप, इसके बाद फिर क्या है सीढ़ी। ये मंदिर सपोज की बना दिया गया, ठीक है, ऐसे मंदिर बना दिया गया। अब इस मंदिर के चारों तरफ एक मंदिर यहाँ पर भी छोटा मंदिर बना दिया गया, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। कुल कितने मंदिर हो गए? 5 मंदिर हो गए। मुख्य देवता का मंदिर यहाँ पर हुआ और अन्य देवताओं के मंदिर 5 कोने में स्थापित किए गए। इसी को कहा गया पंचायतन मंदिर। हाँ बोलो सर, ये जो पंचायतन वाला शैली मंदिर बने हैं, ये अन्य देवी देवताओं के मंदिर गर्भगृह के अंदर बने या बाहर? ये गर्भगृह का जो मंदिर है, जैसे भगवान शिव की अगर का मंदिर है तो भगवान शिव की मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया गया। इसके अलावा अब शिव का है तो शिव के परिवार का जो है, शिव का जो परिवार होता है वहां पर मंदिर में स्थापित किया गया। शिव के परिवार में जितने भी लोग होते हैं आप चीजों को समझ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जो पंचायतन के मंदिर हैं, उन पंचायतन के मंदिर में उसमें जैसे मंदिर है विष्णु का मंदिर, जो पंचायतन मंदिर होता है उसमें जो 4 मंदिर बनाए गए, उसमें विष्णु का मंदिर, देवी का मंदिर, सूर्य का मंदिर। क्या क्या पंचायतन में क्या बनेगा, ठीक है ना, विष्णु का, देवी का, इसके बाद तो फिर किसका हो गया, हाँ सूर्य का हो गया, इसके बाद कार्तिकेय या गणेश, कार्तिकेय या गणेश। ये 4 मंदिर मतलब चारों तरफ हो जाएंगे और शिव का मंदिर बीच में। जिस भी देवी देवता का मंदिर बनेगा उसके अलावा विष्णु, देवी का मतलब कि जो भी शक्ति की देवियां होती हैं या विद्या की देवी जो भी स्थापित करना चाहें, सूर्य और कार्तिकेय या गणेश की मूर्तियां होती हैं। और इसको कहा जाता है पंचायतन स्टाइल का मंदिर। और जो खजुराहो का मंदिर बना हुआ है, इसी स्टाइल का मंदिर बना हुआ है। जो अभी जो राम का मंदिर बनाया गया अयोध्या में, वह भी पंचायतन स्टाइल का ही बना हुआ है। कभी जाइएगा तो देखिएगा, जो गर्भगृह बनाया गया भगवान राम की मूर्ति के अलावा चारों कोने पर 4 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। बहुत बड़ा नहीं, फिर भी उससे छोटा ही बनेगा, बड़ा नहीं। नहीं बेटा, ये तो गर्भगृह हो गया ना, गर्भगृह के चारों कोने कोने में, चारों कोने में 4 मंदिर बनाया जाता है, ठीक है। अब मैं दोबारा फिर से समझा देता हूँ इसको। ये है, इसे पंचायतन स्टाइल का मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल, उसके चारों तरफ उनका परिवार रहेगा ना। जैसे भगवान शिव का है तो शिव का परिवार हो जाएगा, लेकिन विष्णु शिव के परिवार में नहीं आते हैं। शिव के परिवार में शिव की पत्नी पार्वती आ जाएंगी और उसके बाद जो उनके भूत प्रेत जो दुनिया के लोग हैं वो लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर चारों दिशाओं में ये 4 देवी उनके परिवार में थोड़ी आती है, ठीक है। सूर्य उनके परिवार में नहीं है, फिर भी इन 4 देवताओं की स्थापना यहाँ पर की जाती है। एक बार दोबारा फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया गर्भगृह, ठीक है, ये हो गया गर्भगृह। और गर्भगृह के चारों तरफ जो मंदिर, ये सबसे बड़ा मंदिर होगा, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा, विशाल। और इसके चारों कोनों पर ऐसे 4 मंदिर ऐसे बनाए गए, जिनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, छोटा होगा। ये अब 4 कोनों में किसकी मूर्ति बनाई गई, मैंने बताया किसकी बताई गई, विष्णु की, देवी की, सूर्य की और कार्तिकेय, ठीक है। इन मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया जाता है गर्भगृह के अलावा। इसी को कहा जाता है पंचायतन शैली का मंदिर, ठीक है ना।
ऐसा जो मंदिर बना हुआ है खजुराहो कन्हैया महादेव का मंदिर बनाया है। दूसरा लिखिएगा इस स्टाइल का मंदिर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये भी पंचायतन मंदिर है। पंचायतन स्टाइल का मंदिर में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी इसी स्टाइल का बना हुआ है पंचायतन शैली का। इसके अलावा अरसावल्ली का सूर्य मंदिर, अरसावल्ली है आंध्र प्रदेश में, अरसावल्ली का सूर्य मंदिर, अरसावल्ली का सूर्य मंदिर भी इसी स्टाइल का बना हुआ है। अरसावल्ली का सूर्य मंदिर ये भारत का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, यह आंध्र प्रदेश में है। अरसावल्ली का सूर्य मंदिर यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद है ये पंचायतन मंदिर के 4-5 मंदिर हैं। अब हम आते हैं हम लोग हाँ पंचायतन का ही है, बताया तो मैंने। हो गया। अब हम आते हैं, पहले वेशर बताते कि पहले द्रविड़ पढ़ा देते हैं, द्रविड़ पढ़ा देते हैं, पहले द्रविड़ शैली के मंदिरों को पढ़ा देते हैं, इसके बाद तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा द्रविड़ शैली का मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर। तो दक्षिण भारत के मंदिर इतने महत्वपूर्ण मंदिर हैं और कि सबसे ज़्यादा जो सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा मेंस में भी और प्री में भी। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं आप कर नहीं पाते हो, 99% वाला लड़का नहीं कर पाता है। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा जो दक्षिण भारत से संबंधित जो किताबें हैं मार्केट में या जो भी मटेरियल है वो नहीं है ही नहीं। जितनी भी किताबें मार्केट में हैं सब मेरे पास किताबें हैं, चाहे वो किसी भी बड़ी कोचिंग का नाम आप जानते होंगे, सबकी किताबें मेरे पास, सबको मैंने देखा हुआ है। लेकिन एक भी किताब ऐसी नहीं है जो कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सके कि द्रविड़ शैली है क्या, इस चीज़ों के बारे में। इसीलिए सबसे अधिक क्वेश्चन, और सिविल सर्विस का एक फंडा है कि सिविल उस चीज़ से अधिक क्वेश्चन पूछता है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। है तो महत्वपूर्ण लेकिन उसके बारे में लोगों को सूचना कम है और इसको समझना भी थोड़ा मुश्किल। अच्छा, लड़कों को भी लगता है कि चीज़ें एक बार पढ़ने में 2 बार पढ़ने में चीज़ें समझ में नहीं आती, छोड़ देता है, छोड़ जाने दीजिए, दूसरी जगह से हम कर लें। इसीलिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है दक्षिण भारत के मंदिरों को समझना या उनको है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझोगे गहराई से तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और अभी 2-3 जगह पहले हमारा इंटरव्यू था तो वहाँ पर एक IAS बैठे हुए थे, तो मैडम थी टॉपर, वो भी टॉपर थी, IAS टॉपर थी। तो उनसे मेरी जो पूछा तो उन्होंने साउथ इंडिया के ही टेम्पल्स के बारे में पूछा क्वेश्चन उनसे, तो मैंने बताया उनको, उत्तर तो बताया ही, जितना जानते उससे अधिक मैंने बताया। फिर उनसे ठीक है ना, वो यहाँ नहीं बताने लायक नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं इस टाइप, ठीक है। तो मैं आपको अगर बहुत अच्छे से समझेंगे या समझाने का मैं प्रयास करता हूँ आपको, तो बहुत आसान है समझना, लेकिन अगर आपको चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी तो अच्छी बात, अदरवाइज वीडियो दोबारा फिर से एक बार करके आप लोग देख लीजिएगा। अभी चूंकि आपको ज़रूरत चुकी है, मैथ्स तो आप अभी लिखने नहीं जा रहे हो, अभी शायद 2 साल के बाद 1 साल के बाद आप मैथ्स लिखोगे, तब तक चीज़ें शायद आपके पास याद रहें या न रहें, दैट इज़ द बिग इशू। लेकिन वीडियो जरूर रखिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, ठीक है ना। पहले द्रविड़ का मतलब हम बताएंगे कि द्रविड़ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्रविड़, ठीक है ना। तो पहले लिखिएगा, अब द्रविड़ शैली है तो द्रविड़ का मतलब क्या है या द्रविड़ का तात्पर्य क्या है।
ठीक है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्रविड़? द्रविड़ का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? तो द्रविड़ शब्द है वो जो त्वमेव माता च पिता तो त्वमेव है, और हाँ जो तो क्या उसमें शब्द आया है? हाँ, और पीछे का बताओ। द्रविड़म के पहले जो बताइए। हाँ, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, ठीक है। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव। यहाँ जो शब्द, इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो यहाँ जो द्रविड़ शब्द का प्रयोग किया गया है, द्रविड़ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो विद्या के साथ में ये द्रविड़ का मतलब होता है धन या संपदा, ठीक है। यहाँ जो शब्द यूज किया गया है, तो यहाँ वो कहते हैं कि तुम भी मेरी विद्या हो और मेरे तुम धन भी हो। तो द्रविड़ का तो एक परिभाषा हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया धन, यानी जो भी प्रॉपर्टी या एसेट्स है, जो भी वैल्यूएबल है हमारे लिए, वो सब आप है। तो एक मतलब हो गया यहाँ धन या संपदा या जो भी कहना चाहते हैं, ठीक है ना। एक हो गया। अब दूसरा इसकी सेकेंड मीनिंग, तो पहले लिख लीजिएगा, विद्या का द्रविड़म का मतलब हो गया धन, संपदा, एसेट्स या जो भी कर सकते हैं आप, वो है। अब दूसरी परिभाषा मैं बता रहा हूं कि द्रविड़ का मतलब क्या होता है। देखिए, जो भारत का ब्राह्मण है उसको दो भागों में बांटा गया है। भारत के सभी ब्राह्मणों का क्लासिफिकेशन, जो ब्राह्मण उनको भी पता नहीं होगा, ठीक है। जो भारत के सभी ब्राह्मण हैं उनका दो क्लासिफिकेशन है। जितने भी भारत के से ब्राह्मणों का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, एक है उत्तर भारत के ब्राह्मण, दूसरा है दक्षिण भारत। तो जो उत्तर भारत का ब्राह्मण है, उत्तर भारत के ब्राह्मण, उत्तर भारत के ब्राह्मण और दक्षिण भारत के ब्राह्मण ये दो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना। तो जो उत्तर भारत का ब्राह्मण है उसे कहा जाता है पंचगौड़, पंचगौड़, इनको कहा जाता है पंचगौड़ कहा जाता है। और जो दक्षिण भारत के हैं, इसमें दो क्लासिफिकेशन मतलब है कि विंध्याचल के दक्षिण, ये है दक्षिण का मतलब हो गया विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत है ना, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का एरिया है, इसे कहा जाता है। तो उसमें जो ब्राह्मण है उसमें उनको पंच द्रविड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच द्रविड़, पंच द्रविड़ कहा जाता है। उसमें क्या क्या आते हैं? द्रविड़ आ जाएंगे, कर्नाटक आ जाएंगे, द्रविड़, कर्नाटक, तैलंग, तैलंग, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुर्जर। एक दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को पूरे भारत के दो कैटेगरी में बांटा गया है। विंध्याचल के जो दक्षिण का हिस्सा है इसको कहा, इसमें पंच ब्राह्मण इनको कहा गया है। पांच होते हैं, द्रविड़, कर्नाटक, तैलंग, महाराष्ट्र और गुर्जर। और उत्तर भारत के इनको पंचगौड़, इनका भी नाम अलग है। तो यहाँ पर जो है टेक्निकली देखा जाए तो जो दक्षिण भारत के रहने वाले ब्राह्मण है उनको क्या कहा गया? द्रविड़ कहा गया। लेकिन जो ये दो परिभाषा हो गई, तीसरी जो परिभाषा मैंने बताई कि दक्षिण भारत के रहने वाले ब्राह्मणों को जो है द्रविड़ कहा जाता है, तीसरी परिभाषा मैं बता रहा हूं कि द्रविड़ शब्द का जो प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है, जो सामान्य रूप से किया जाता है वो किया जाता है दक्षिण भारत के निवासियों को संबोधित किया जाता है। जो भी दक्षिण भारत का निवासी है उनको क्या कहा जाता है? द्रविड़ कहा जाता है। तीन परिभाषाएं मैंने आपको बताई, इसकी तीन मीनिंग बताई। दक्षिण भारत का जो भी व्यक्ति रहने वाला है उसे द्रविड़ कहा जाता है। तीसरी परिभाषा मैंने बताई। दक्षिण भारत के ब्राह्मण के ना पंच द्रविड़, द्रविड़, कर्नाटक, तैलंग,
महाराष्ट्र और गुर्जर, 5 प्रकार के दक्षिण के ब्राह्मण होते हैं, ठीक है ना। दूसरी परिभाषा ये है। तीसरा मैंने बताया कि जो भी दक्षिण भारत का निवासी है, जो भी दक्षिण भारत का निवासी है उसे क्या कहा जाता है? द्रविड़ कहा जाता है। सर जैसे नेशनल एंथम में द्रविड़ का आता है, और जो आता है वहाँ पे क्या मीनिंग होता है? अब द्रविड़ तो दक्षिण भारत के लोग रहने वालों के लिए संबोधित किया गया है वहाँ पर। यहाँ द्रविड़ किसी जाति से संबोधित नहीं है। जो भी साउथ इंडिया के लोग रहने वाले हैं उनको द्रविड़ के नाम से संबोधित किया गया है, द्रविड़, ठीक है ना। तो द्रविड़ स्टाइल मतलब यह हो गया कि दक्षिण भारत की जो भी स्टाइल थी उसे द्रविड़ स्टाइल कहा जाता है। हो गया। चलिए विंध्याचल पर्वत के पास विंध्याचल, अब देखिए, अब 2 बातें हैं कि आज के जो ऐतिहासिक डिवीजन है, अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में कोई लाइन तो होनी चाहिए ना, कि किस एरिया के दक्षिण भारत को दक्षिण भारत, उत्तर भारत। तो ऐतिहासिक विभाजन जो है वह नर्मदा नदी को मानता है। नर्मदा नदी के दक्षिण का एरिया है उसको दक्षिण भारत कहा जाता है, ऐसे उत्तर का पार्ट उत्तर भारत कहा जाता है। लेकिन जो ये परिभाषा मैंने बताई ये विंध्याचल पर्वत को मानता है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का जो हिस्सा है वो दक्षिण भारत, उस हिसाब से विंध्याचल पर्वत तो मध्य प्रदेश की उससे लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, यह भी एक डिवीजन माना जाता है, ठीक है। तो ये डिवीजन है। और दक्षिण भारत की जो एक परिभाषा और भी है, अब दक्कन की एरिया आती है। दक्कन क्या है? दक्कन की एरिया क्या है? दक्कन किसे बोलते हैं? इसको देखिएगा, दक्कन का क्षेत्र किसे कहते हैं? दक्कन। तो दक्कन को छोड़ करके दक्कन के साउथ के पार्ट जो उसे दक्षिण भारत कहा जाता है। तो 3 पर डिवीजन माना जाता है, एक है दक्षिण भारत, एक है दक्कन और फिर एक है उत्तर भारत, 3 पार्ट। दक्कन का जो क्षेत्र आता है टेक्निकली महाराष्ट्र कर्नाटक का कुछ एरिया एक बेल्ट लिए हुए, ये दक्कन का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका। अब हम चलते हैं द्रविड़ भारत, दक्षिण भारत का द्रविड़ स्टाइल। देखिए द्रविड़ स्टाइल, द्रविड़ शैली, मंदिर की द्रविड़ शैली, मंदिर की द्रविड़ शैली, द्रविड़ स्टाइल ऑफ द टेम्पल। द्रविड़ स्टाइल ऑफ द टेम्पल। तो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाने की परंपरा शुरुआत होती है सबसे पहले, उसमें कुल मिलाकर के 5 शासकों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 शासकों का, ठीक है ना। द्रविड़ स्टाइल पहला जो है पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश, पल्लव। तो दक्षिण भारत में मंदिर बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो किसे जाता है? पल्लव डायनेस्टी को जाता है। इसका जो कार्यकाल था वो 600 ईस्वी से लेकर के 600 AD से लेकर के 900 AD तक चला। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले मंदिर बनाने की शुरुआत किसने की? पल्लव शासकों ने की। इसको लिख लीजिएगा सबसे पहले। In the South India, the first time the temples were constructed under the regime of the Pallav dynasty. This is the very much important, बहुत important है। पल्लव शासकों ने सबसे पहले दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की शुरुआत की। और इस मंदिर को बनाने की प्रेरणा उनको कहां से मिली? सपने देखे क्या? सपने देखे? वो जो गुफा के मंदिर थे उनसे प्रेरित हुए साथ। अभी बताते हैं, बहुत अच्छा बताया आपने। उत्तर भारत से प्रेरणा इनको मिली, ठीक है ना। दूसरा है, सेकंड है चोल डायनेस्टी, चोल वंश। इस मंदिर को बनाने का जो फिर आगे जो कंस्ट्रक्शन जो आगे बढ़ा वो है मतलब कि 900 ईस्वी से लेकर के 900 AD से लेकर के 1100 AD, ये चोल डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। 1150 तक कर लीजिए, 1150 तक, 1150 AD ये चोल डायनेस्टी है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है पांड्य डायनेस्टी, पांड्य वंश, पांड्य वंश, पांड्य डायनेस्टी।
ये है 1150 से लेकर के 1350 AD। चौथा है विजयनगर डायनेस्टी, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, 1350 से लेकर के 1550, 1350 से लेकर के 1550 AD। और इसके बाद की है पांचवा है मदुरा के नायक, मदुरा के नायक। यहाँ नायक डायनेस्टी हुई, नायक का मतलब नायक डायनेस्टी, ठीक है ना, नायक। विजयनगर साम्राज्य, ये विजयनगर साम्राज्य मदुरा के नायक, नायक डायनेस्टी ऑफ द मदुरा। ये है 1600 से लेकर के 1600 AD से लेकर के 1700 AD। ये द्रविड़ स्टाइल पूरा का पूरा इतना में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये द्रविड़ स्टाइल द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो डेवलपमेंट है, इन्हें मतलब कि डेवलपमेंट में पूरा माना जाता है इसका पूरा डेवलपमेंट। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है मैथ्स के पेपर में या प्री के पेपर, मैथ्स से ज्यादा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर पूछा जाता है कि कोई भी द्रविड़ स्टाइल के मंदिरों, जब द्रविड़ शब्द का प्रयोग अगर कर दिया गया, उसमें कोई शासक या वंश का नाम नहीं है, तो आपको कहां से लिखना पड़ेगा, यहां से उठा करके यहां तक लिखना पड़ेगा। पहले एक आउटलाइन समझना आपको बहुत जरूरी है कि हमको क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। तो पहले आपको अपने रेंज का पता चलना चाहिए। कोई भी प्रश्न अगर द्रविड़ शब्द जुड़ता है तो उसका मंदिरों के कोई भी विकास के बारे में पूछता है। जैसे पूछता है कि जो मंदिरों में चित्रकलाएं बनाई गई, ठीक है ना, जो मंदिरों की जो छतें होती है ना, छत, उसके अंदर चित्रकलाएं, इसे म्यूरल आर्ट कहा जाता है, टेम्पल म्यूरल आर्ट। ठीक है ना। अब टेम्पल म्यूरल आर्ट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ दिया, जो कि IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, म्यूरल आर्ट, टेम्पल की म्यूरल आर्ट, ये IAS मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सभी के हाथ से तोते क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, बच्चा एकदम सरेंडर कर देता है। ठीक है, टेम्पल म्यूरल आर्ट अगर पूछ लिया तो फिर गए काम से। 5 लाइन लिखना उनको भारी पड़ जाता है। जो बहुत बहादुर लड़के होते हैं वही 2-3-5 लाइन लिखेंगे, अदरवाइज सरेंडर कर देंगे, छोड़ो कौन जाएगा सर्व करने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन IAS पूछता है, घूम खोद करके पूछता है। दक्षिण भारत की केव जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं, उन गुफाओं में भी चित्रकलाएं प्राप्त हुई हैं। अब साउथ इंडिया की केव आर्ट पूछ दिया, तभी गए काम से। किसी भी किताब में आपको 2 पन्ना मिलेगा ही नहीं, न तो मिला है ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैटर नहीं है, मैटर तो है, लेकिन उसको लिखने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और कोई उसको करने को तैयार नहीं। जितने भी कट कॉपी टेस्ट मिलेगी आपको कहीं नहीं मिलेगा। टेम्पल म्यूरल आर्ट खोज लीजिए, नहीं मिलेगा। IAS क्वेश्चन यहां से पूछता है। ठीक है, तो ये है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। टेम्पल म्यूरल आर्ट के बारे में लिखिए, व्हाट इज द टेम्पल म्यूरल आर्ट इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स, या साउथ इंडियन टेम्पल्स का मतलब द्रविड़ शैली के मंदिरों में म्यूरल आर्ट क्या है। म्यूरल आर्ट का मतलब होता है मंदिरों की दीवारों पर या छतों पर बनाई गई चित्रकला, दैट इज कॉल्ड द म्यूरल आर्ट। ठीक है ना, मंदिरों की दीवारों या छतों पर अंदर या बाहर जो भी चित्रकला बनाई गई थी, दैट इज कॉल्ड द म्यूरल आर्ट। ये है म्यूरल आर्ट इन टेम्पल, म्यूरल आर्ट इन टेम्पल्स। हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अब इसमें जो इस कला का जो क्लाइमेक्स पहुंचता है, क्लाइमेक्स वो है चोल डायनेस्टी। साइड में लिख लीजिएगा, यानी द्रविड़ स्टाइल का जो सबसे बेस्ट मंदिर बनाया गया वो कहां बनाया गया, चोल डायनेस्टी में बनाया गया। जैसे कि मैंने बताया नागर शैली का जो सबसे बेस्ट मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। अब एक प्रश्न उठता है कि इस स्टाइल का अगर मंदिर बनाया गया तो कोई मंदिर होगा, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस शैली का जो सबसे बेस्ट मंदिर है वो कौन सा है। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, वो चोल डायनेस्टी का है। ठीक है ना, तंजौर का
का बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ये राजराज ने बनवाया था इसे, राजराज, हाँ राजराज ने बनाया था। यह द्रविड़ स्टाइल का माइलस्टोन मंदिर माना जाता है, सबसे बेस्ट मंदिर है ये इस स्टाइल का मंदिर। और इस मंदिर ने पूरे भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मंदिरों को भी क्या किया, प्रभावित किया। क्योंकि चोल डायनेस्टी पूरे दक्षिण भारत में फैली हुई थी और इसके अलावा उसका साम्राज्य जो था वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी फैला हुआ था। जैसे राजेंद्र चोल की नेवी बहुत बड़ी फेमस थी और उसने कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा तमाम देशों पर उसने विजय प्राप्त किया था। हाँ, थ्रू नेवी के लिए जाना जाता है। तो चोल डायनेस्टी का जो एक्सटेंशन था वो दक्षिण भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी फैला हुआ था, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी एरिया में जो उनका इंपायर फैला हुआ था, इसीलिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जो मंदिर बनाए गए वो किससे प्रभावित थे, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर से क्या थे, प्रभावित। हो गया। तो अब पहले सबसे बड़ी देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। पहले विशेषता लिखा देता हूं, द्रविड़ शैली के मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, द्रविड़ शैली के मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द द्रविड़ शैली के मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। मैंने आपको बताया था कि जो इसकी पहली विशेषता लिखेगा गोपुरम, गोपुरम। अब गोपुरम क्या होता है मैंने आपको बताया कि अब थोड़ी सी तुलनात्मक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तुलनात्मक का मतलब कभी पूछ सकता है कि नागर शैली के मंदिर और दक्षिण भारत के मंदिरों में दोनों में कंपैरेटिव अगर पूछ सकता है तो दोनों को मैं लेके चलता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने बताया कि एक गोपुरम, अब यहाँ नागर शैली का अगर टेम्पल है तो मैंने बताया कि जो गर्भगृह होगा, यहाँ मुख्य देवता का जो होगा, ये गर्भगृह अगर हो गया तो यहाँ का जो मंदिर का जो शिखर है ना वो सबसे ऊंचा होगा, सबसे ऊंचा जो होगा गर्भगृह का देवता होगा। इसके बाद जो फिर ये हो गया आपका अर्धमंडप, इसके बाद फिर महामंडप, मंडप का क्या बताया है ना, ऐसे करके छोटे छोटे मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे हो। लेकिन दक्षिण भारत का जो मंदिर होगा उसका ठीक अपोजिट होता है। जो वहां का प्रवेश द्वार होगा उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी, समझे आप। जो दक्षिण भारत का जो मंदिर होगा ना, जब आप एंट्री करोगे ऐसे सीढ़ियों से होकर के ऐसे एंट्री करोगे तो यहां पर जो सबसे ऊंचा जो होगा यही प्रवेश द्वार होगा, सबसे ऊंचा। इसके बाद पर यह चीजें फिर छोटी होती जाएंगी, फिर छोटी होती जाएंगी। और जो गर्भगृह जहां पर मुख्य देवता को स्थापित किया जाएगा वह सबसे छोटा इसका ऊंचाई होगी। तो जो इसका प्रवेश द्वार है वो इसे क्या कहा जाएगा, गोपुरम। एकदम अपोजिट है। जब मंदिर के प्रवेश द्वार में जैसे नॉर्थ इंडिया के जब जाता है ना तो वो जाकर के पूजा करने के लिए खोजने लगता है कि अरे कहाँ देवता की मूर्ति यहाँ पूजा करना है, वो प्रवेश द्वार है। और जहां मुख्य देवता होता है वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है और वहां पर ना थोड़ा अंधेरा भी रहता है, अंधेरा, और बहुत ज्यादा एक्सपोजर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। दोनों के मेंटलिटी में अंतर है। उनका ये मानना है कि देवता को थोड़ा सा गुप्त रखा जाए और जब वहां जाइए तो बहुत प्रकाश नहीं होना चाहिए, थोड़ा अंधेरा, जैसे रहस्यमय वातावरण नहीं होता है, जैसे कुछ मिस्टिक दिखना चाहिए, अंधेरा, पूरा प्रकाश भी यहाँ आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पहुंचते पहुंचते ताकि ये तो ये गोपुरम, तो दक्षिण भारत में जो पहला वो जगह है जहाँ की सबसे ऊंचा होता है उसे क्या बोलते हैं, गोपुरम, सबसे ऊंचा होता है गोपुरम। फिर दूसरा हो गया, क्लियर हो गया। तो गोपुरम, तो द्रविड़ शैली में जो प्रवेश द्वार है उसे गोपुरम कहा जाता है, जो कि सबसे, जिसका कि
मीनार या जिसकी जो है सबसे ऊंचा होता है, ठीक है ना, और गर्भगृह में उसकी ऊंचाई सबसे कम होती है, ठीक है। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है प्राकार। प्राकार का मतलब क्या होता है? प्राकार में फिर मैं दोनों स्टाइल को तुलना करूंगा। अब इसमें नागर शैली की जो मैंने अधिक मंदिर बताया था आपको, ये बताया कि ये नागर शैली का मंदिर ऐसे बना हुआ है, ऐसे। तो नागर शैली का मंदिर अगर ऐसे बना हुआ है, इसके चारों तरफ जो है ये पंचायतन मंदिर हो गया, इसके चारों तरफ कोई चहारदीवारी नहीं है, कोई चहारदीवारी नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत का जो मंदिर होगा ऐसे बना होगा, इसके चारों तरफ एक बहुत ऊंची ऐसे चहारदीवारी आपको मिलेगी ऐसे। और ये है हो गया, एक मंदिर का हो गया, एक गोपुरम हो गया, सपोज एक गोपुरम हो गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और इसके बाद तो फिर आपको सीढ़ियों से यहाँ से चढ़ करके ऐसे जाना पड़ेगा। और इस मंदिर के चारों तरफ इसको बंद किया जा सकता है, इसे कहता है प्राकार। प्राकार का मतलब बाउंड्री वाल, आप ऐसे कर लो, मतलब बाउंड्री वाल। लेकिन बाउंड्री वाल नहीं लिख सकते हो ना, एक टेक्निकल वर्ड है। हो गया। तीसरा हो गया, थर्ड लिखेगा गर्भगृह। इसे सैंक्टम इंग्लिश में बोलते हैं। गर्भगृह का मतलब सैंक्टम, ठीक है ना, सैंक्टम, SANCTUM, सैंक्टम, गर्भगृह। अब गर्भगृह का मतलब होता है जो देवता की जो मूर्ति, देवी या देवता की जो भी मूर्तियां होती हैं जहां पर स्थापित किया जाता है। अब द्रविड़ शैली में होता है, द्रविड़ शैली में अष्टकोणीय गर्भगृह का मतलब जहां मुख्य देवता को स्थापित किया जाए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा अष्टकोणीय होगा, ऐसे ऐसे अष्टकोणीय आप मान लीजिए, अष्टकोणीय होता है। अष्टकोणीय मतलब 8 कोण का होता है। और इसको देखा जाए तो अधिकतर आपको चतुष्कोणीय दिखाई पड़ता है, अधिकतर चतुष्कोणीय दिखाई पड़ता है, 4 कोणों का दिखाई पड़ता है। इसके बाद चौथा है शिखर। शिखर का मतलब होता है जो टॉप, जो मंदिर का जो अष्टकोणीय 8 कोण, 8 एंगल का बना हुआ, ये इसमें क्या है, चतुष्कोणीय, 8 डायमेंशन। ये होता है 8 डायमेंशनल, यानी अष्टकोणीय, 8 कोण का होता है, चतुष्कोणीय का होता है। हाँ, ये द्रविड़ का है, ये द्रविड़ का है, और ये है नागर का। फिर नीचे लिखिए शिखर। शिखर मैंने आपको बताया कि जो द्रविड़ शैली का जो शिखर होगा मंदिर का, वो होगा किस आकार का, पिरामिड के आकार का होगा। पिरामिड, पिरामिड का मतलब ऐसे, ऐसे पिरामिड के आकार का होगा। इसका टॉप का जो लेवल जैसे पिरामिड होता है, ऐसे कुछ बना होगा पिरामिड के आकार का। और इसका कैसा होगा, हाँ वेरी गुड, गोलाकार ऐसे। लेकिन आप देखिए अधिकतर मंदिर बनते हैं वो पिरामिड के आकार का ही नॉर्थ इंडिया में बन रहे हैं इस समय, तो ये प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो नागर शैली का जो मंदिर बनेगा, ये अगर ऐसे मंदिर बना हुआ है, ये आमलक हो गया, आमलक के ऊपर ऐसे बना हुआ है, और ऐसे मंदिर अगर बना हुआ है, तो इसके नीचे का जो पोर्शन होगा ये होगा ऐसे गोलाकार, ऐसे ये गोलाकार, ठीक है, ये गोलाकार हो गया, ये हो गया पिरामिड के आकार का, और ये हो गया गोलाकार। इसके बाद हो गया, आगे लिखिएगा मंडप। उत्तर भारत के मंदिरों में एक चीज बहुत कमी, मतलब कि कहीं पर है कहीं पर नहीं है, कि मंदिर के जो मंडप होता है, मंडप के सामने जो है नंदी की जो मूर्तियां होती हैं बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो नंदी की मूर्ति, अब इसमें द्रविड़ शैली की एक विशेषता है कि हर मंदिर के सामने नंदी की मूर्ति आवश्यक रूप से मिलती है, ठीक है ना। लेकिन नागर शैली के मंदिरों में नंदी की मूर्ति हमें प्राप्त नहीं होती है, बाद में होती है। अब नागर शैली में खजुराहो के जितने मंदिर देखेंगे उसमें नंदी की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी,
लेकिन दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं उसमें नंदी का पाया जाना कंपलसरी है। यह दोनों की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, कहाँ पे तो मंडप तो मैंने बता दिया ना। नहीं, मंडप का मतलब है कि नंदी मंडप, नंदी मंडप मतलब जब जो मंडप तो स्टार्टिंग है ना, सीढ़ी से चढ़ा आपने तो पहले आपको मंडप दिखाई पड़ेगा। उस मंडप में किसकी मूर्ति मिलेगी? नंदी की मिलेगी। नहीं, सीढ़ी से प्रवेश, जैसे ही सीढ़ी से आप ऐसे ऊपर आए तो सबसे पहले आपको मंडप मिलेगा। हाँ, जो भी अर्ध मंडप या जो भी मंडप मिलेगा आपको उसमें नंदी की मूर्ति दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना। इसके बाद तो फिर मंडप, फिर इसका अर्ध मंडप, फिर मंडप, फिर महामंडप, इसके बाद ऐसे है। ठीक है ना। तो उसमें जो पहला मंडप मिलेगा उसमें नंदी की मूर्ति आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसमें आपने बताया कि द्रविड़ शैली में इसका अपोजिट है। नहीं, हर चीज अपोजिट नहीं समझिए, लेकिन यह उत्तर भारत नागर शैली की परंपरा में शामिल नहीं है। हालांकि बाद के जो मंदिर बनाए गए उसमें नंदी की मूर्ति बनाई गई, लेकिन नागर शैली की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं। जैसे कि आप जब खजुराहो के मंदिर में आप सीढ़ी से ऊपर प्रवेश जाएंगे आपको मंडप तो मिलेगा, लेकिन वहां नंदी नहीं मिलेगी। समझे आप? नागर शैली के मंदिर में, खजुराहो के जितने भी बड़े मंदिर हैं, आप मंदिर में जाइए तो सीढ़ी से चढ़ने के बाद आपको मंडप मिलेगा, अर्ध मंडप आप उसको कर सकते हो। ठीक है ना। तो उस अर्ध मंडप में आपको नंदी की मूर्ति नहीं मिलेगी। लेकिन दक्षिण भारत में जाओगे तो जैसे ही अर्ध मंडप मिलता है वहां पर नंदी की मूर्ति मिलना दैट इज द ऑलमोस्ट कंपल्सरी। यह करीब करीब आवश्यक है कि वहां मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा कि अब द्रविड़ शैली का जो मंदिर है, अब द्रविड़ शैली, अब यहाँ द्रविड़ शैली और नागर शैली। द्रविड़ शैली के जो मंदिर है अधिकतर वो अष्टकोणीय है, 8 कोण के। मंदिर का मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे 8 कोण के मंदिर बने हुए हैं। ऐसे 8 कोण मंदिर होते हैं, अष्टकोणीय मंदिर। और लेकिन आप यहां पर जाएंगे, हाँ, चतुष्कोणीय मंदिर आपको मिलेंगे, ऐसे मंदिर मिलेंगे। ये दोनों में अंतर है। चतुष्कोणीय मंदिर आपको मिलेंगे। हो गया। अब आगे लिखिएगा, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने आपको द्रविड़ शैली के क्वेश्चन की बताई, मैंने आपको 5-6 चीजों को मैंने बताया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पल्लवकालीन मंदिर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। पल्लवकालीन मंदिर, पल्लवकालीन मंदिर। पल्लवकालीन मंदिर, पल्लवकालीन मंदिर में 5 स्टाइल है इनकी, जो 4 स्टाइल। ठीक है ना। पल्लवकालीन मंदिरों की कितनी स्टाइल है? 4 स्टाइल है। अब चारों स्टाइल के बारे में आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ड्रॉप भूलिएगा मत कभी, क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो पल्लवकालीन मंदिर में जो पहली स्टाइल है उसे कहा जाता है महेंद्र वर्मन शैली। पहला है क्या? महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली यह एक मंदिर की स्टाइल है, इसे महेंद्र वर्मन शैली कहा जाता है। और इसको, इस स्टाइल को, मंदिर बनाने की स्टाइल है, इसको शुरू किया वहां के राजा महेंद्र वर्मन ने। ठीक है ना। तो इसकी जो स्टार्ट करने वाले थे वो थे महेंद्र वर्मन। वर्मन जो वहां के राजा थे, इन्होंने शुरू किया। इनका टाइमिंग है 600 से लेकर के 630, 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक इन्होंने मंदिर बनाने की शुरुआत की। अब ये जो इन्होंने मंदिर बनाया सबसे पहले, उस जगह का नाम है पल्लवरम। पल्लवरम, ये पहले मंदिर इन्होंने बनाया।
ये तमिलनाडु में है। ये है कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में, पल्लवरम तमिलनाडु में। अब इन्होंने मंदिर बनाया तो कैसा मंदिर बनाया? अब चूंकि मैंने बताया कि दक्षिण भारत में सबसे पहले मंदिर बनाने वाले यही थे, तो अब कैसे मंदिर बनाया? इन्होंने भी जो पहले मंदिर बनाया वो मंदिर उन्होंने गुफा में ही बनाई, गुफा में। जैसे मैंने उत्तर भारत के मंदिरों को बताया था कि गुफा को काट करके, उदयगिरी की गुफा को काट करके बनाया गया, उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी वहां का जो माउंटेन है उस पहाड़ को काट करके वहां पर गुफा को काट करके मंदिर बनाया गया। गुफा को काट करके, सॉरी पहाड़ को काट करके, पहाड़ को काट कर मंदिर बनाया गया। अब मैं अभी दिखाऊंगा अभी कैसे बनाया गया। पहाड़ को काट करके मंदिर बनाया गया, उसे उन्होंने नाम दिया मंडप। क्या नाम दिया? मंडप। इसे मंडप नाम, क्यों मंडप नाम दिया मैं इसको बता रहा हूं। गुफा के अंदर जो है तो इन्होंने मंडप यानी मंडप मंदिर या गुफा मंदिर इन्होंने बनाया। अब मंडप में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी जब मंडप बनता है तो उसमें दो चीज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक है उसमें बिना पिलर्स के मंडप बनना संभव नहीं, बिना पिलर्स के मंडप नहीं बन पाता है। जैसे कि आप गाड़ी का जो पोर्च बनवाते हो तो उसको भी मंडप कह सकते हो। तो उसमें अब दोनों में समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसको पत्थरों को काट, पहाड़ों को काट करके उसके अंदर कैविटी बनाई गई, खाली जगह बनाई गई। तो उसमें सबसे पहले जो बनाया गया, क्या बनाया गया? पिलर, स्तंभ बनाया गया। और स्तंभ बहुत खूबसूरत स्तंभ उन्होंने बताया। पल्लवों का जो राजकीय चिन्ह शेर था, लायन, तो जो पत्थर बनाया गया, पत्थर के ऊपर जो है शेर की आकृति को बनाया गया। और उन पत्थरों को जो पिलर्स बनाए गए, बहुत ही खूबसूरत पत्थर बनाए गए, पिलर्स बनाए गए। नीचे की फाउंडेशन बनाई गई, इसके बाद फिर पिलर्स को ऐसे गोलाकार अष्टकोणी बनाया गया, ऊपर शेर की आकृति बनाई गई। ऐसे जब ही आप सीढ़ी से चढ़ करके उसमें जाएंगे तो दोनों साइड में आपको सबसे पहले पिलर्स दिखाई पड़ेंगे। पिलर्स के बाद जब अंदर जाएंगे तो खाली जगह, और पीछे बैक साइड में आपको देवता या देवी की मूर्ति वहां स्थापित मिलेगी। और उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जगह बनाई गई। ये है प्रारंभिक मंदिर बनाया गया। और जो देवी और देवता की जो मूर्ति बनाई गई, थोड़ी सी अंधेरे में रखा गया उसको, ओपन नहीं, डार्क नहीं, अंधेरे में। वो डेलिबरेटली किया गया ताकि आपको देवी देवता तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़े। और थोड़ा अंधेरा एक रहस्य को क्रिएट करता है, एक मिस्ट्री को क्रिएट करता है। तो ये पहला जो दक्षिण भारत का मंदिर बनाया गया पहाड़ों को काट करके, इसे गुफा मंदिर भी आप कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर था गुफा मंदिर का, किस तरीके से था? मंडप के आकार का था। कैसा था? मंडप के आकार का था। इसको इसीलिए इसको मंडप मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। तो मंडप मंदिरों के निर्माण की परंपरा दक्षिण भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? है? चलिए, अब दूसरी जो स्टाइल मैंने आपको बता रहा हूं वो है मामल्ल शैली। मामल्ल शैली, मामल्ल शैली। इसको चलाने वाले, जो बनाने वाले थे, वो थे राजा थे नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन दूसरे राजा थे। ठीक है ना? नरसिंह वर्मन जो थे इसके सेकंड राजा थे। इनकी जो उपाधि हुआ करती थी, इनकी टाइटल थी मामल्ल, इनकी उपाधि थी। ये भी क्वेश्चन वनडे में पूछा गया है कई बार कि मामल्ल किस पल्लव राजा ने उपाधि धारण की? किसने? नरसिंह वर्मन ने। तो जो इनकी उपाधि थी, मामल्ल का मतलब शेर होता है, मामल्ल का मतलब शेर। ठीक है ना? तो इनकी जो स्टाइल थी वो मामल्ल शैली कहा जाता है। तो मंदिर बनाने की इन्होंने एक अलग स्टाइल को जनरेट किया, पैदा किया, उसे मामल्ल स्टाइल कहा जाता है। इनका टाइमिंग है 630 से लेकर के 668। 630 से लेकर के 668 ये टाइमिंग।
इन्होंने जिस जगह पर मंदिर बनाया उससे कहा गया मामल्लपुरम। इन्होंने एक शहर को भी स्थापित किया, इसे कहा जाता है मामल्लपुरम। मामल्लपुरम, ठीक है ना। इसे बहुत लोग महाबलीपुरम भी कहते हैं, इसे बहुत लोग इसे मामल्लपुरम या महाबलीपुरम भी कहते हैं। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, ठीक है ना। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, ठीक है। अब इन्होंने अब मंदिर तो ये बना दिया, इन्होंने गुफा को काट के बनाया गया था, पत्थर को काट करके बनाया था। अब ये क्या किया कि इस स्टाइल वह स्टाइल कंटिन्यू चलती रही, यानी पत्थरों को पहाड़ों को काट करके गुफा में मंदिर बनाने की स्टाइल चलती रही पहले। लेकिन उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि समतल मैदान पर मंदिर बनाया। लेकिन कैसे मंदिर बनाया? अलग तरीके से, पूरा का पूरा जैसे समतल मैदान पर कोई पहाड़ हो तो पूरे पहाड़ को ही काट करके मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? लीक हो रहा है नहीं हो रहा है? समतल मैदान पर दो तरीके से मंदिर बन सकता है, ईंट का बनाइए, पत्थर का बनाइए, ईंटों का बना दीजिए। दूसरा है, अब इन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ा पहाड़ था, पूरे पहाड़ को ही काट करके मंदिर को स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। तो इन्होंने जो बनाया मंदिर बनाया, पूरे पहाड़ को ही काट करके मंदिर का स्ट्रक्चर दे दिया। तो आप ऐसे लिखिएगा कि पहाड़ को काट कर, यानी को काट कर मंदिर बनाया गया, मंदिर बनाया गया। और जो मंदिर बना उस मंदिर का नाम है पंचरथ, सप्तरथ। क्या नाम है? पंचरथ या सप्तरथ, सप्तरथ। इसे 7 पैगोडा भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? 7 पैगोडा, पैगोडा भी बोलते हैं, 7 पैगोडा। अब सप्तरथ और पंचरथ कहने का क्या मतलब है, ठीक है ना। ठीक है, सप्तरथ और पंचरथ को कहने का क्या मतलब है? देखिए मैं इसको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी एरिया में एक पहाड़ फैला हुआ है, ऐसे ऐसे पहाड़ फैला हुआ है, ऐसे पहाड़ फैला हुआ है, और इस पहाड़ को ही काट करके उन्होंने इसको 5 अलग अलग या 7 अलग अलग पार्ट में काट दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से है ना, तो अगर इसको देखेंगे तो आपको रथ की शक्ल दिखाई पड़ेगी। तो इसमें 5 रथ में 5 मंदिरों का निर्माण किया। अब उसमें जो पंचरथ में नाम है, अब उसमें फिर नाम दिया गया, क्या क्या नाम दिया गया पंचरथ में? धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, ठीक है ना। अब पंचरथ में क्या है, सप्तरथ में क्या है, अभी मैं दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, इसके लिए परेशान मत कीजिए। कैसे बिटेगा भाई? पंचरथ में ऐसे स्ट्रक्चर, ये है 5 ऐसे तरीके है, ऐसे ये पंचरथ में 5 प्रकार के स्ट्रक्चर है। उसमें इसके नाम है, इनका नाम दिया गया है धर्मराज, द्रौपदी, नकुल सहदेव, धर्मराज युधिष्ठिर, ठीक है ना। फिर है द्रौपदी, इसके बाद फिर नकुल सहदेव, एक में नकुल सहदेव, ठीक है। इसके बाद फिर अर्जुन रथ, अर्जुन रथ। इसके बाद फिर है भीम रथ। ये 5 स्ट्रक्चर को ये अलग अलग नाम दिया गया, भीम रथ, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव, अर्जुन रथ और भीम रथ, ठीक है। इसे पंचरथ कहा जाता है। अभी मैं दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा पंचरथ।
ठीक है, ये पंचरथ हो गया। इसमें से दो और नाम जोड़ दीजिए, गणेश रथ और पिंडारी रथ। गणेश रथ, ये तो पहले 5 हो गया, ये पंचरथ हो गया। अब दूसरा जो पंचरथ बनाया गया है उसमें 5 उसमें कॉमन है और इसमें 2 रथ और जोड़ दिया गया है, ये है पिंडारी रथ। पिंडारी रथ, अब पिंडारी का मतलब हमको पता नहीं है, न तो किताबों में पता है, लेकिन इसे पिंडारी रथ कहा जाता है। पिंडारी रथ, ठीक है, ये 2 हो गया, समझ में। पंचरथ और सप्तरथ, 7 पैगोडा इसको कहा जाता है। ये कहां बनाया गया है? महाबलीपुरम में बनाया गया है। इसको कैसे बनाया गया? पहाड़ को काट करके मंदिर के छोटे छोटे मंदिर का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। पहाड़ों को काट करके मंदिर का, पूरा पहाड़ को ही काटा गया। और कहाँ का पहाड़ काट के कहाँ का मंदिर बनाया गया है और भारत में? कौन बताया? वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। पूरे पहाड़ को ही काट करके वहां भी मंदिर बनाया गया है। राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, पूरे के पूरे पहाड़ को ही काट के मंदिर बनाया गया और पूरे बहुत बड़ी एक एसेट्स दुनिया की मानी जाती है, ठीक है ना। तो एक निर्माण इसका किया और दूसरा मैंने बताया कि जो पत्थर को काट करके मंडप बनाने की परंपरा जिसकी शुरुआत महेंद्र वर्मन ने किया था, वह परंपरा भी इन्होंने क्या किया? कंटिन्यू रखा। ये नहीं कि खत्म हो गई, लेकिन गुफा में भी बनाने की परंपरा जारी रही और समतल मैदानों पर एक पहाड़ को काट करके भी मंडप बनाने की परंपरा जारी रही। तो दूसरा तो इन्होंने अब 7 पैगोडा का निर्माण किया। अब आगे लिखिएगा कि इन्होंने मंडप का भी निर्माण किया, मंडप का निर्माण। अगला इसमें जगह नहीं है, मैं लिख देता आपको। मंडप का निर्माण, मंडप का निर्माण किया। उन मंडपों के नाम क्या हैं? आदिवाराह मंडप, आदिवाराह मंडप। इसके बाद फिर है महिषा मर्दनी मंडप, महिषा मर्दिनी मंडप। फिर है पंच पांडव मंडप। ये सब मंडप हैं, ये सब मंडप मैंने बताया, ये सब मंडप बनाए गए। एक बार इसको मैं दोबारा फिर से आपको डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि नंदी वर्मन से मामल्ल शैली है, मामल्ल शैली, इसको समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मामल्ल शैली में मैंने बताया कि पहाड़ को काट करके ही मंदिर बनाया गया, पहाड़ को काट कर मंदिर बनाया गया, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के मंदिर बने। पहला जो मंदिर बनाया गया इसे पंचरथ या सप्तरथ कहा जाता है, पंचरथ या सप्तरथ कहा जाता है। और दूसरा जो मंदिर बनाया गया ये मंडपों का निर्माण किया गया, मंडपों का निर्माण किया गया। मंडप 2 प्रकार का निर्माण किया गया। गुफाओं में जो मंडप निर्माण करने की परंपरा थी वह क्या थी? वह जारी रही। 2 प्रकार के मंडप, पहाड़ को काट कर मंदिर बनाया गया, फिर मंडप बनाया गया। और दूसरा है गुफा में भी मंडप बनाया गया, मंडप बनाया गया। अब ये मंडप जो बनाया गया था ये आपका ये सीढ़ी मान लीजिए हो गई, ऐसे आप चढ़ रहे हैं और इसके बाद 2 ऐसे खूबसूरत से ऐसे बने हुए पिलर हैं और एक पिलर के ऊपर शेर बना हुआ है। ये पिलर बहुत ही स्ट्रक्चर है। इसके बाद तो फिर ये ऐसे मंडप बना हुआ है। अंदर आप प्रवेश करने के बाद फिर जो भी देवी देवता की ये मंडप हो गया, ठीक है। मंडप 2 प्रकार के हो गए। एक है कि गुफाओं के अंदर मंडप बनाया गया ना, दूसरा जो है समतल मैदानों पर भी मंडप बनाने की परंपरा भारत में जारी रही। अब आगे लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा कि अगला शैली है राज सिंह शैली, राज सिंह शैली। मामल्ल शैली के बाद फिर है राज सिंह शैली।
एक मिनट। तीसरा है राजसिंह शैली। राजसिंह शैली। और इस मंदिर का, इस प्रकार के मंदिर का निर्माण करने का जो स्टेज आता है वो है नरसिंह सेकंड। ठीक है, सेकंड है, ये है नरसिंह सेकंड। ठीक है, इनका टाइमिंग है 700 से लेकर 728 तक का है। 700 से लेकर 728 तक का है। इसमें जो मंदिर बनाया गया वो पहली बार समतल मैदानों पर मंदिर बनाया गया, पत्थर की चुनाई करके। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, समतल मैदान पर मंदिर बनाया गया। समतल मैदान पर मंदिर बनाया गया और समतल मैदान पर मंदिर बनाया गया। और कैसे है, पत्थर की ईंटों के माध्यम से। कैसा, पत्थर की ईंटों के माध्यम से बनाया गया। ये जो मंदिर बनाए गए इसे कहा जाता है समुद्र के किनारे, इसे शोर टेम्पल कहा जाता है। शोर टेम्पल, शोर टेम्पल कहा जाता है। शोर टेम्पल यानी समुद्र तटीय मंदिर, समुद्र तटीय मंदिर, या इसे शोर टेम्पल कहा जाता है। इसे महाबलीपुरम का शोर टेम्पल, ये जगह है, कहाँ पे है, महाबलीपुरम का शोर टेम्पल। महाबलीपुरम का शोर टेम्पल इसे कहा जाता है। अब इसमें इसके दो नाम हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, इस स्टाइल में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर। और दूसरा है बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर। बैकुंठ पेरुमल कहा जाता है विष्णु को, ठीक है ना। पेरुमल जो है दक्षिण भारत में, पेरुमल का किसका नाम है, भगवान विष्णु का नाम पेरुमल। ये मंदिर कैसे बने, समुद्र के किनारे समतल मैदान पर पत्थर की ईंटों के द्वारा 3 प्रकार के मंदिर मैंने बताया है आपको। पहले जो मंदिर बनाए गए गुफाओं को काट करके बनाया गया, फिर पत्थर को काट करके बनाया गया, और फिर समतल मैदानों पर पत्थर की ईंटों की चुनाई के द्वारा जैसे मंदिर बनाया जाता है। भूलेगा कि नहीं। ये शोर टेम्पल में ही आता है, पल्लव में ही है। राज सिंह स्टाइल का मंदिर है। राज सिंह स्टाइल में पहली बार ये मंदिर बनाए गए जो कि समतल मैदानों पर समुद्र के किनारे पत्थर की ईंटों की चुनाई के द्वारा ये मंदिर बनाए गए। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो उस IAS बनने के सारे लक्षण आपके अंदर मौजूद। कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। मैंने बताया इस चीज को इतना हाइप किया जाता है कि ये है वो है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। चीजों को आसान करके पढ़िए, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब चीजें आसान है। लोग कठिन बनाते हैं, कठिन कुछ लोग बनाते हैं ताकि कुछ लोग भी उसको जान सके, समझ सके, ठीक है ना। कठिन इसलिए बनाया जाता है कि उसकी एक्सेस कुछ लोगों तक पहुंच जाए। हर चीज को टफ बनाया जाता है, टफ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। हो गया, तो अब थोड़ी सी मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ठीक है। रेस्ट कीजिएगा। अभी तो कहा ये 1 घंटा भी नहीं हुआ वो।
थोड़ा सा आपको वो दिखा देते हैं आपको। अच्छा चलिए, ये जो मंदिर कैसा मंदिर है आप देख के बताइए। पहाड़ों को काट करके जो पहला मंदिर बनाया किसने बनाया? महेंद्र वर्मन ने बनाया। एक बार इसे मंडप कहा गया, इसे मंडप मंदिर, जो कि अभी मैंने बताया है। पहाड़ों को काट करके ये मंदिर बनाया गया। ये देखिए मैंने बताया सामने, जैसे ये पहाड़ों को काट करके ही बनाया गया। ये सामने बहुत खूबसूरत जो है क्या बनाए गए हैं, पिलर्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये पिलर्स मतलब बनाए गए हैं, ये पिलर्स बनाए गए हैं और इस पिलर्स के ऊपर जो है शेर की आकृति बनी हुई है। और जब अंदर आप प्रवेश करेंगे सीढ़ी पर देखिए, यहाँ पर पिलर देखिए, देव देवता की मूर्ति दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अंदर जो गर्भगृह आपको मिलेगा, अंदर आपको क्या मिलेगा? गर्भगृह, जहाँ देवता की मूर्ति आपको स्थापित है। ये पत्थर को काट करके दक्षिण भारत में पहली बार जो गुफा के अंदर मंदिर बनाए गए उसको जो है ये मंदिर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे गुफा या केव टेम्पल इसे कहा जाता है। एक मिनट, इसे केव टेम्पल इसे कहा जाता है, गुफा। ये इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने सबसे पहले इसका निर्माण किया था, ठीक है ना। अब अगली स्टाइल का जो मंदिर है मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप का जो मंदिर है, कहाँ चला गया? मैं डाउनलोड नहीं किया गया इसको। नहीं वो नहीं है इसमें। पंचरथ और सप्तरथ, 7 पैगोडा इसमें तो है नहीं। ये होल टेम्पल है, वो नहीं है। ये लाड़कान का मंदिर है, ये तेली का मंदिर है, ये दिखाई दिया लोगों को मैंने। और ये इसमें है नहीं। 7 पैगोडा, 7 पैगोडा मैं दिखाना चाह रहा था टेम्पल्स के बारे में, ठीक है ना। तो ये है। आगे जो है अब आगे लिखिएगा चोलकालीन मंदिर। रेस्ट चाहिए क्या आपको? आप अभी ब्रेक मत दीजिएगा, 3:30 तक कंटिन्यू करा दिए। क्योंकि कॉलेज स्टाफ आता है, उन्होंने 3:30 बजे क्लास होता है, क्योंकि परमानेंट बंद रहेगी कल तक। अच्छा, होली तक नेक्स्ट मंडे आपकी क्लास जो खुलेंगी। अभी तक भी स्टाफ आ गया, इसको कॉलेज की छुट्टी पड़ चुकी है। अभी सिक्योरिटी स्टाफ पूरा आ गया, तो उन्होंने कहा 3:30 तक आज क्लास क्लोज करा दीजिए। जी अभी सर नहीं कर सकते कॉलेज वालों का। थोड़ा सा इसको एक बार इसको बंद करके दोबारा फिर स्टार्ट कर दीजिएगा। थोड़ा इसको बंद कर दो, आपको तो कंटिन्यू रहेगा। हाँ हाँ, हमारा इसको थोड़ा सा बंद कर